हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसा कि हम सबको पता है, कल आपका MPS 002 का एग्जाम है। एंड बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या रहने दें एंड टाइम पर। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें जितने टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में प्रेजेंट हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। यानी कि ये एक मैराथन क्लास होने वाली है। फुल रिवीजन करने वाले हैं हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनका। और हम रिवीजन बहुत डीप में जाके नहीं करेंगे। हम कीवर्ड्स देखेंगे जो हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स लिखोगे उतने ही आपको बेटर मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, बिकॉज ये लंबी वीडियो हो सकती है। इसमें मैं जितना आपका रिवीजन पॉसिबल है वो सारा करवा दूंगी। बट प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जितना भी तुम लोगों को याद हो पाएगा अभी वो हो जाए। मेरी आवाज सुनते रहना, ईयरफोन्स वगैरह लगा लो, ताकि ध्यान से सुनो चीजें और तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाए। सबसे पहला यूनिट है यूनिट 1, रियलिज्म। देखो, रियलिज्म का जो यूनिट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ही क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हम रियलिज्म के टॉपिक में देखेंगे ना, तो रियलिज्म बेसिकली कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जिस कंट्री के बने हुए हैं उसके पास पावर बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि हम यूएस देखें, यूएस रियलिज्म की पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशन हर कंट्री से बना के रखता है, इसलिए वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है पावर वाइज। अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें रियलिज्म में ये लिखना है कि रियलिज्म का मतलब है पावर। ठीक है? जो देश के पास पावर है, चाहे वो जिस भी वे में हो, नेगेटिव पॉजिटिव इट डजेंट मैटर, जिसके पास भी पावर है वही पूरा जो वर्ल्ड है वो चला रहा होता है। ठीक है? अब अगर हम इसमें देखें, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये कवर हो रहे हैं आपके रियलिज्म में। हमने फर्स्ट देख लिया कि रियलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेट ना सबसे बड़ा एक्टर होता है। NGO, UN ये सब सेकेंडरी हैं। जो स्टेट है वो मेन बॉडी है। ठीक है? कि जो सारे डिसीजन मेकिंग करेगी। एनार्की का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ल्ड में ना एनार्की है। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी ऐसे एक पॉलिटिकल पावर ऐसी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड को चला रही हो। हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज करती है। इसे हम एनार्की कहते हैं, कि कोई भी एक वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सब अपने देश की सुरक्षा अपने तक रखते हैं और अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। नेशनल इंटरेस्ट जो है सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी कि दोस्ती या एनिमी किसी का परमानेंट नहीं होता। किसी देश का सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होता है। यानी कि हमने रिलेशन किसी कंट्री से बना रखा है इसलिए क्योंकि हमारे वहां पे कुछ इंटरेस्ट है, कोई रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं या हम उन्हें कोई रिसोर्सेज दे रहे हैं। वॉर जो है, वॉर एक इनएविटेबल पार्ट है, यानी कि वॉर हम किसी भी कंट्री से रिमूव नहीं कर सकते। हमारा ह्यूमन नेचर है सेल्फिश होना। चाइना की बाउंड्री मेंटेन्ड है, बट स्टिल वो हर टाइम वहां पे कुछ ना कुछ LOC ब्रेक होती है, बिकॉज वो सेल्फिश है। उनके पास ऑलरेडी इतना लैंड है लेकिन उन्हें और चाहिए। तो वॉर इनएविटेबल है इस वजह से। सिक्योरिटी डिलेमा काफी ज्यादा होता है। एक कंट्री वेपन्स बढ़ाए, दूसरी भी बढ़ाती है, और इससे क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है। जो यूक्रेन रशिया में हो रहा है वो सिक्योरिटी डिलेमा की वजह से हुआ था, क्योंकि रशिया ने अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी थी नाटो की वजह से, और इसी वजह से यूक्रेन को करनी पड़ी, और इस वजह से वहां पे वॉर का वो हुआ। ठीक है? ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए हैं। यहाँ पे और चीजें भी दे रखी है। नियो रियलिज्म क्या होता है? देखो, केनेथ वॉल्ट्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो रियलिज्म है ये नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं, मैं पहले बता दूं। ठीक है? तो हम मेरी हिंदी पे बात नहीं करेंगे। बट नियो रियलिज्म क्या होता है, ये केनेथ वॉल्ट्स का है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ह्यूमन नेचर से नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से होता है। जैसे कि बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यानी कि हमारे इंटरनेशनल जितनी भी बाउंड्रीज है ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है कि जिसकी वजह से देश को जो है वॉर के लिए खड़ा होना पड़ता है। ठीक है? पावर बैलेंसिंग देखें हम, कोई छोटा देश कोई बड़ा देश है, तो आपस में इन दोनों का बैलेंस ऑफ पावर चल रहा होता है। कोई किसी से रिसोर्स ले रहा है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल मैंने बताया था नाटो रशिया वाला, भारत चीन वाला भी मैंने बताया आपको, US चाइना राइवलरी, ये सब रियलिज्म को साबित करते हैं।
रियलिज्म के टॉपिक में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है, ठीक है, कि रियलिज्म क्या होता है, स्टेट क्या होता है, एनार्की क्या होती है, और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा होता है, वॉर इनएविटेबल पार्ट है, नियो रियलिज्म क्या होता है, ये सब आपको मेंशन करना है। अब हम यूनिट 2 पे आ जाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म आप रियलिज्म का उल्टा कह सकते हो, ठीक है। रियलिज्म में सेल्फिशनेस होता है, लिबरलिज्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लिबरलिज्म में क्या होता है, एक तो कोऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ वॉर नहीं होता दुनिया में, लोग कोऑपरेट करके भी बहुत चीजें करते हैं। एक तरह आप कह सकते हो कि वो लोग दोनों चीजों मतलब एग्री कर जाते हैं किसी चीज पे। लिबरलिज्म का मतलब है कि रशिया यूक्रेन अगर लिबरल होता तो वो लोग अभी तक एडजस्ट कर लेते और वो वॉर रुक चुका होता, वो लिबरलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, बट नहीं, वो रियलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। लिबरलिज्म में कोऑपरेशन बहुत मेन पार्ट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी यहाँ फॉलो होती है, यानी कि डेमोक्रेसीज आपस में लड़ती नहीं है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का सिंपल मतलब आपस में लड़ाई नहीं हो रही। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है, तो इसकी वजह से पीस मेंटेन रहता है, क्योंकि आप किसी कंट्री से रिसोर्सेज ले रहे हो तो आप वहां पे हमला नहीं करोगे, बिकॉज आपके भी रिसोर्सेज जाएंगे, ठीक है। यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये बड़ी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसी में आते हैं, ये लोग ही देश को चला रहे होते हैं मोस्टली लिबरलिज्म की पॉलिसी के अंडर। अब हम न्यू लिबरलिज्म की अगर बात करें तो न्यू लिबरलिज्म कहता है कि इंस्टीट्यूशन एनार्की के अंदर भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। एनार्की हमने देख लिया था क्या होता है, कि एनार्की जब कोई भी वर्ल्ड एक गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन एनार्की जो है वो न्यू लिबरलिज्म में भी फॉलो हो सकता है, मतलब कोऑपरेशन करके भी पॉसिबल है, ठीक है। यूनिट 3 आ जाता है हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का। इसमें बेसिकली देखो तुम्हें क्या पढ़ना है। मार्क्सिस्ट ने कहा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसमें उनका देखो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है। कार्ल मार्क्स हमेशा इस चीज की बात करते हैं कि पैसे की वजह से सब कुछ हो रहा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, तो वो हर चीज में यही बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो रिच नेशंस है ना वो पुअर नेशंस को एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ये हमारा कोर पेरीफेरी वाला मॉडल की बात हो रही है यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो कैपिटलिज्म जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन है। ये सब यहाँ पे पॉइंट्स में बात कर रखी है, जिसको हिंदी में पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकता है, मैं आपको यही पॉइंट समझा रही हूँ। रिच नेशंस पुअर नेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, कोर पेरिफेरी मॉडल कहते हैं इसे। कैपिटलिज्म ही मेन रीजन है कॉन्फ्लिक्ट्स का। इन्होंने इंपीरियलिज्म पे भी बात करी है। इंपीरियलिज्म पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है आपका लेनिन। उन्होंने कहा था मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक कंट्रोल होना चाहिए आपका। एमएनसी जितनी भी है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है ये एक तरह एक्सप्लॉइटेशन के टूल्स हैं, ऐसा उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा है। इन्होंने आईएमएफ वगैरह वर्ल्ड बैंक को इसलिए कहा एक्सप्लॉइटेशन के टूल्स, बिकॉज ये लोग लोन्स देते हैं, कंट्री के ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है, तो इस वजह से, ठीक है। मार्क्सिस्ट में ज्यादा नहीं है, यही सब आपको पता होना चाहिए। कोर पेरिफेरी मॉडल आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 4 क्रिटिकल थ्योरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूनिट, इतने मैंने कोई क्वेश्चन आते हुए नहीं देखे इससे। तो क्रिटिकल थ्योरी में ना एक स्टेटस क्वो की बात की जाती है और उसको चैलेंज करते हैं। स्टेटस क्वो यानी कि कोई रिच है कोई पुअर है, यहाँ पे पावर अनइक्वल है वर्ल्ड में, ये कहा गया क्रिटिकल थ्योरी के अंदर। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और ओप्रेस्ड ग्रुप्स की वॉइस को हाईलाइट करती है क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी के पास भी पावर एक जैसी नहीं है, अनइक्वल है, इसकी वजह से जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है। और अगर नहीं चाहिए समाज को बदलना है तो फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, समाज को बदलो। फिर उन्होंने कहा था कि जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स है ना उनकी वॉइस को हाईलाइट करोगे तो तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। इस पर भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस। पोस्ट मॉडर्निज्म में काफी सारे न्यू आइडियाज आ गए थे, लैंग्वेजेस आ गई थी, कल्चर्स आ गए थे। इन्होंने जो मॉडर्निज्म है वो उसको एक तरह चैलेंज करा था पॉजिटिविज्म को, कि जो भी फैक्ट बेस्ड सोसाइटी पहले थी वो अब नहीं है, तो सोच को बदलो अपनी। और यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होने लग गए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर हो गए, तो वो ज्यादा रीजनलिज्म और रिलीजन पे घुस गए, ठीक है। और इन्होंने ये भी बात करी थी कि एक ही किसी चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि रशिया, अगर हम देखें रशिया यूक्रेन वॉर,
तो उसमें यूएस के अलग व्यूज है, हमारे अलग व्यूज है, तो यही एक किसी टॉपिक पे आप सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यूनिट 6 की अगर हम बात करें, यूनिट 6 है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने ना मेनली इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में ये कहा था कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मेल डोमिनेटेड है, और वॉर का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो किन पे होता है, विमेन पे होता है, क्योंकि विमेन जो है गरीबी वगैरह फॉलो करते हैं, गरीबी में उनको काम करना पड़ जाता है, उनको पैसे नहीं मिलते, वैसे भी विमेन जो है घर का काम करती है, उनको उसके भी पैसे नहीं मिलते, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हमें सिर्फ मिलिट्री वगैरह से नहीं मिलेगी, ह्यूमन सेंटर्ड होनी चाहिए सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सब भी होना चाहिए, सिर्फ बॉर्डर वाली सिक्योरिटी से कुछ नहीं होगा, ऐसा फेमिनिस्ट क्रिटिक में कहा गया है। यूनिट 7 आ जाता है हमारा एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म में ज्यादा कुछ बात नहीं करी गई। एक तो इसमें क्लाइमेट चेंज की बात करी गई है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसमें CBDR इसकी बात करी गई है, ये देख सकते हो आप, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिच एंड पुअर कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। रिच ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो पुअर कंट्रीज पे ज्यादा पड़ता है। इन्होंने ये भी बोला था कि आगे जाके जो है रिसोर्स की स्कार्सिटी होगी, रिसोर्स खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो ये एक रीजन बनेगा फ्यूचर वॉर्स का। सिर्फ यही बात करी गई है यूनिट 7 के एनवायरमेंटलिज्म पे। अब हम आगे बात करते हैं यूनिट 8 की, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन पर्सपेक्टिव। इसमें अलग अलग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स की बात करी गई है और वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस चीज की बात करी गई है। इन्होंने कहा था कि कोलोनियलिज्म का हैवी इम्पैक्ट हुआ, ब्रिटिश ने जब कॉलोनीज बनाई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पावर्टी आ गई, इंस्टेबिलिटी आ गई, ये सब हो गया। अफ्रीका में जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हुए और रिसोर्स वॉर्स हुई, ठीक है, यानी कि रेस पे उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करे हैं और उनके पास रिसोर्सेज कम थे, तो उस पे वॉर हुई है। लैटिन अमेरिका में यूएस का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हुआ, प्लस मिलिट्री रूल की वजह से वॉर हुए हैं। और एशिया में डेवलपमेंट की वजह से, और चाइना के राइज हुआ एशिया में। चाइना के राइज पे बहुत क्वेश्चन हमने गेस्ट पेपर में भी देखे थे, तो ये अच्छे से करना कि देखो चाइना के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेटर हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बेटर है, लैंड के स्टेटस में भी वो लोग बेटर है, टेक्नोलॉजी बहुत उनके पास आगे की है, तो इसलिए वो बेटर है हर चीज में। यूनिट 9 आ जाता है आपका एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फेलियर हुआ, पब्लिक एंगर, 1991 की बात हो रही है जब इंडिया में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे रिफॉर्म्स की बात करी गई है, बर्लिन वॉल फॉल की बात करी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एंड ऑफ कोल्ड वॉर से ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं देखे, तो आप ये वाला यूनिट छोड़ सकते हो इजीली, ठीक है। यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो ये है पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज। इसमें आप ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे, टेररिज्म की बात करोगे, टेररिज्म में आप 9/11 का दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही टेररिज्म को एज अ थ्रेट देखा गया था, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करोगे कि ह्यूमन फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी सिक्योरिटी में आता है सब कुछ, सिर्फ एक बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं। इसमें राइजिंग इकोनॉमीज की बात करिए, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारी इकोनॉमीज का राइज एक साथ, भारत, चीन, ब्राजील, ये सब इजी है, ये भी पोस्ट कोल्ड वॉर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है यूनिट 11 इमर्जिंग पावर्स। इमर्जिंग पावर्स में अलग अलग देशों की बात करी गई कि उनके पास क्या क्या चीजें बेटर हो रही थी, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मजबूत हो रही थी जिसकी वजह से वो देश जो है जल्दी डेवलप हो रहा था। तो इसमें हम देखें तो इनके पास जितने भी देशों की यहाँ बात करी गई है वो बेसिकली है इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इनकी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है, जैसे कि, और इनके पास लार्ज पॉपुलेशंस हैं तो वर्कफोर्स भी ज्यादा हुआ इनके पास, टेक एडवांसमेंट भी आ गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी बिकॉज लोग ज्यादा है इनके पास, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट करा था बिकॉज ये लोग एक यूनिफॉर्मिटी चाहते थे हर चीज में। देखा जाए तो देखो भारत के पास आईटी सेवा क्षेत्र ये ज्यादा हो गया, सर्विस सेक्टर, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा था, ब्राजील के पास विज्ञान ज्यादा था, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर, इनके पास वर्कफोर्स ज्यादा था, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, इनके पास मिलिट्री पावर भी आ गया, ठीक है। ये सब यहाँ पे बात करी गई यूनिट 11 में कि कैसे ये सारी कंट्रीज जो हैं एक इमर्जिंग पावर की तरह बाहर आ रही है। यूनिट 12 की अगर हम बात करें तो यूनिट 12 में हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये यूनिट है। इसमें बोला गया कि जितना तुम लोग रीजनल कोऑपरेशन रखोगे ना, उतना ही तुम्हारी ट्रेड सिक्योरिटी और एक दूसरे से जितने भी रिसोर्सेज लेते हो
और एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाते हो, वो सब बेटर हो जाएगा अगर तुम रीजनल कॉपरेशन रखोगे, यानी कि अपने रीजन से मतलब रखोगे, और ये जो जितनी भी बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती है ये सब नहीं करोगे। तो इसमें सार्क का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि पाकिस्तान के इशू को यहाँ पे इनएक्टिव करा गया था। एशियन भी इसमें आया, ईयू आया, ये सब यूरोप यूनियन और अफ्रीका यूनियन ये सब इसमें आया। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल चैलेंजेस वगैरह की बात करेंगे, डिसएग्रीमेंट जितने होते हैं, इनइक्वालिटी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा, तो ये तुम छोड़ सकते हो। अब हम यूनिट 13 की अगर हम बात करें तो यूनिट 13 आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे मैंने बहुत क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में पहले तो मैं बताने ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। दैट इज वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्ट हो गया आपस में, काफ़ी सारी मार्केट्स वगैरह अब इंटरनेशनल जो ऑपरेट होती थी वो नेशनली भी होने लगी। हमारे पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बाहर इंटरनेशनली अवेलेबल थी पहले। इसके एडवांटेजेस ये हुए कि ट्रेड बढ़ गया एक दूसरे से, जॉब्स बेटर होगी क्योंकि कॉल सेंटर्स, बीपीओ ये सब आ गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। इसके डिसएडवांटेज भी उतने थे, अगर इसके लाभ थे तो हानियां भी उतनी ही थी। ये क्या है देखो, एक तो इनइक्वालिटी बढ़ गई, थोड़ा सोशल क्लास और ज्यादा इनइक्वल हो गया, लॉस ऑफ कल्चर हो गया, बाहर का कल्चर लोग ज्यादा अडॉप्ट करने लग गए हैं, अपना भूल रहे हैं, तो ये सब भी हो गया। और जो लोकल मार्केट्स थी उनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी करा गया था कि ग्लोबलाइजेशन से जो है रिच नेशंस ज्यादा बेनिफिट हुए थे रादर देन पुअर नेशंस। ठीक है, तो यूनिट 13 की भी हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 14 में। यूनिट 14 में बात करी गई है हमारे इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज की, कि क्या क्या होती हैं इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज। इसमें भी देखो आपको डेवलप्ड, डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड, इस सब की बात करनी है। ठीक है, और ये डेवलप्ड नेशन का अंतर आता किससे है, ये डिफरेंस आता क्यों है, इनकम, टेक, हेल्थ, इस सब पे बेस्ड होता है ये। कोलोनाइजेशन की बात करनी है कि कोलोनाइजेशन हुआ था उसकी वजह से देश जो है और गरीब हो गए। ठीक है, हमारा इंडिया कोलोनाइज हुआ था तो वो लोग हमें इकोनॉमिकली हमारा पैसा वैसा लूट के चले गए थे सब कुछ, तो हमारे पास कुछ नहीं मिल जाता, हमने जीरो से स्टार्ट करा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बहुत स्ट्रॉन्ग लोन कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से भी जो है देश काफी ज्यादा एक प्रेशर में आ जाता है। बाकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो उसी वजह से भी होता है। और नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस हमने देखे हैं, तो ये टॉपिक जरूर करके जाना है। इस पे क्वेश्चन आता है नॉर्थ साउथ डिवाइड में, तुम्हें यही बताना है कि नॉर्थ में जितने भी हैं वो रिच कंट्रीज हैं, साउथ में जितनी भी हैं वो पुअर कंट्रीज हैं, और इसका जो है गैप इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज नॉर्थ वाली कंट्रीज जो है वो साउथ वालों को एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक है, यूनिट 15 की बात करें तो यूनिट 15 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करी गई है। इसमें तुम्हें बेसिकली जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करनी है कि ये लोग कैसे जो है ट्रेड और इकोनॉमिक डिसीजंस को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किसी भी कंट्री के। एक तो WTO आ गया, ये बायस्ड होती हैं, इनको कहा जाता है कि ये बायस्ड है रिच नेशंस की थ्रू। IMF जो है इनकी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है काफ़ी, इसलिए वर्ल्ड बैंक में डेवलपमेंट लोन्स दिए जाते हैं और किसी तरह के लोन्स नहीं मिलते। इसके इश्यूज क्या आते हैं, देखो इश्यूज ये आते हैं, इससे रिसेशन होता है, करेंसी क्राइसिस होते हैं, और ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यही सब बात करी गई है इस यूनिट में, यूनिट 15 इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। अब हम आगे देखें तो हम 15 यूनिट कर चुके हैं, टोटल हमारे पास 35 यूनिट्स हैं, तो मैं सारे यूनिट्स तो अभी नहीं करवा रही, ये वाली वीडियो देखते हैं क्या रहती है। पहले आप यहाँ तक पढ़ो, हमने 15 यूनिट इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आगे भी डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं पार्ट 2 भी पोस्ट करूंगी, पर पहले आप लोग ये पार्ट 1 का रिवीजन करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या मैं पार्ट 2 लेकर आऊं या नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, इतना रिवीजन करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।